हरियापुर एक शांत गांव जहां भाईचारा बसता था, लेकिन जमींदार रघुवर सिंह का अत्याचार हर खुशी पर भारी था। इस अंधेरे में उभरी एक साहसी बेटी ममता, जिसने अपनी हिम्मत और चतुराई से न सिर्फ अपने परिवार को बचाया बल्कि पूरे गांव को न्याय दिलाया। ये है गांव की साहसी बेटी की कहानी, साहस, संघर्ष और जीत की दास्तान। हरियापुर नाम का एक छोटा सा गांव था। यहाँ के लोग आपस में भाईचारे से रहते थे, लेकिन इस शांत गांव पर एक काला साया मंडराता था, जमींदार रघुवर सिंह का। रघुवर सिंह गांव का सबसे रसूखदार और दबंग शख्स था। वह खेतों पर कब्जा करता, ऊंचे ब्याज पर कर्ज देता और गांव की औरतों को तंग करने से भी नहीं चूकता था। रघुवर की पत्नी शांति देवी एक साधारण और शांत स्वभाव की महिला थी। वह अपने पति की हरकतों से परेशान थी, लेकिन समाज के डर और पति की ताकत के आगे चुप रहती थी। इसी गांव में हाल ही में एक नया परिवार आकर बसा था। किसान शिव प्रसाद, उसकी पत्नी ममता, उनकी 7 साल की बेटी रानी और शिव प्रसाद की बुजुर्ग माँ गंगाबाई। शिव प्रसाद एक मेहनती किसान था, जो दूसरों के खेतों में काम करके अपने परिवार का पेट पालता था। एक दिन शाम को जब परिवार साथ बैठकर खाना खा रहा था, तभी रानी ने अपनी माँ की तारीफ की। माँ, तुम कितना स्वादिष्ट खाना बनाती हो। आज की सब्जी में तो जैसे जादू है, इतनी नरम और मसालेदार। लगता है जैसे तुम्हारे हाथों में कोई जादुई मसाला है जो हर चीज को स्वादिष्ट बना देता है। बिल्कुल बेटी, तेरी माँ का खाना तो जादू करता है। मैं तो रोज थकाहारा लौटता हूँ, लेकिन तुम्हारा बनाया खाना खाकर सारी थकान उतर जाती है। रानी, तू भी अपनी माँ से सीखना, ताकि आगे चलकर तू भी ऐसा ही जादू चलाए। हाँ ममता, तू तो मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी है। तेरे बिना ये घर सूना लगता है। रानी, तेरी माँ न सिर्फ खाना बनाती है, बल्कि घर को भी इतना साफ सुथरा रखती है कि लगता है जैसे कोई महल हो। मैं तो बस दुआ करती हूँ कि तुम सब हमेशा खुश रहो। सब हंसने लगे और उस छोटे से घर में खुशी की गर्माहट फैल गई। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन टिकने वाली नहीं थी। अगले दिन सुबह शिव प्रसाद बिना खाना खाए जल्दी से खेतों पर चला गया। दोपहर को ममता टोकरी में रोटी सब्जी बांधकर खेतों की ओर निकल पड़ी। रास्ते में रघुवर सिंह ने ममता को देखा। ममता की सादगी और सुंदरता देखकर उसकी आंखों में वही पुराना लालच जाग उठा। वह ममता के पास गया और बात शुरू की। अरे, तुम तो इस गांव में नई नई आई हो, है ना? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। तुम कौन हो, कहाँ से आई हो? इतनी सुंदर औरत को तो गांव में सब जानते होंगे। बताओ न, क्या नाम है तुम्हारा? और ये टोकरी में क्या ले जा रही हो? इतनी मेहनत क्यों करती हो? मैं तो कहता हूँ तुम्हें ऐसी जिंदगी नहीं जीनी चाहिए। नमस्ते जमींदार जी, मेरा नाम ममता है। हम हाल ही में इस गांव में आए हैं, पड़ोसी गांव से। मेरे पति शिव प्रसाद किसान हैं और मैं उनके लिए खाना लेकर खेतों में जा रही हूँ। मुझे देर हो रही है, मुझे जाने दीजिए। कृपया रास्ता रोककर बात न करें, मेरे पति इंतजार कर रहे होंगे। मैं कोई बात नहीं करना चाहती, बस अपना काम करना चाहती हूँ। कितनी सुंदर है ये ममता। इसे किसी साधारण किसान की पत्नी नहीं, मेरी पत्नी होना चाहिए था। खैर, किस्मत की बात है, लेकिन मैं इसे यूं ही नहीं जाने दूंगा। मौका मिलते ही बात आगे बढ़ाऊंगा। रघुवर ने उस दिन तो कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी नीयत ममता पर खराब हो चुकी थी। उधर ममता खेतों में पहुंची और शिव प्रसाद को खाना खिलाया। दोनों ने हंस हंस कर बातें की और ममता घर लौट आई। लेकिन कुछ ही दिनों में उनके घर पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। एक दिन गंगाबाई की तबीयत अचानक खराब हो गई। ममता और शिव प्रसाद परेशान हो गए। सुनो जी, माँ जी की तबीयत बहुत खराब है। उन्हें बुखार है, शरीर दर्द कर रहा है और वो कुछ खा भी नहीं पा रही हैं। हमें इन्हें जल्दी से डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, नहीं तो हालत और बिगड़ सकती है। हाँ ममता, तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी माँ को लेकर डॉक्टर के पास जाता हूँ। माँ, आप चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। शिव प्रसाद अपनी माँ को गांव के डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने गंगाबाई को देखा और कुछ दवाइयाँ लिख दी।
शिव प्रसाद, ये दवाइयाँ नियमित रूप से देना। गंगाबाई को आराम की जरूरत है और इनका इलाज लंबा चलेगा। खर्चा भी कुछ ज्यादा होगा क्योंकि इन्हें कुछ टेस्ट भी करवाने पड़ सकते हैं। हर रोज बुखार चेक करना और अगर सुधार न हो तो शहर के अस्पताल ले जाना। जी डॉक्टर साहब, मैं सब इंतजाम कर लूँगा। बस आप बता दीजिए कि क्या क्या करना है, मैं हर तरीके से कोशिश करूँगा। दवाइयाँ कितनी महंगी हैं? मैं गांव के दुकान से लाऊंगा। शिव प्रसाद घर लौटा और गंगाबाई को दवाइयाँ दी, लेकिन उसकी कमाई इतनी कम थी कि घर का खर्च और दवाइयों का खर्च मिलकर उसे भारी पड़ने लगा। गंगाबाई को अपने बेटे की चिंता सताने लगी। बेटा, मेरे लिए इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मैं बूढ़ी हो चुकी हूँ। तू मेहनत करके जो कमाता है उससे घर का गुजारा मुश्किल से चलता है। मेरी दवाइयों का खर्च तू कहाँ से उठाएगा? मैं तो बस भगवान से दुआ करती हूँ कि तू और तेरी परिवार खुश रहे। माँ, आप ऐसी बातें मत करो। आपकी तबीयत हमारे लिए सबसे जरूरी है। मैं सब संभाल लूँगा। अगर जरूरत पड़ी तो उधार ले लूँगा, लेकिन आपको कुछ नहीं होने दूंगा। ममता भी मेरी मदद करेगी, हम दोनों मिलकर सब ठीक कर लेंगे। शिव प्रसाद ने गांव के मुखिया से कुछ पैसे उधार लिए, लेकिन वह राशि गंगाबाई के इलाज के लिए काफी नहीं थी। मजबूरी में उसे रघुवर सिंह के पास जाना पड़ा। जमींदार जी, मुझे कुछ पैसों की सख्त जरूरत है। माँ की तबीयत बहुत खराब है, डॉक्टर ने शहर में ले जाने को कहा है। कृपया मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए। मैं मेहनत करके जल्दी ही लौटा दूंगा और ब्याज भी दूंगा। आप गांव के बड़े हैं, आपकी मदद के बिना हम कहाँ जाएंगे। कोई बात नहीं शिव प्रसाद, ये पैसे रख लो और अपनी माँ का इलाज करवा। मैं जानता हूँ तुम मुश्किल में हो, लेकिन याद रखना ये कर्ज है, समय पर लौटाना पड़ेगा, नहीं तो ब्याज बढ़ता जाएगा। और अगर नहीं लौटाया तो मैं अपना हक ले लूँगा, चाहे वो तुम्हारा खेत हो या घर। शिव प्रसाद ने पैसे लिए और रघुवर की मुस्कान को अनदेखा कर घर लौट आया। उसने ममता को बताया कि वह शहर के अच्छे डॉक्टर से गंगाबाई का इलाज करवाएगा। कुछ दिनों तक इलाज चला और गंगाबाई की तबीयत में थोड़ा सुधार हुआ, लेकिन तभी एक और मुसीबत आ खड़ी हुई। शिव प्रसाद जिस सेठ के खेत में काम करता था, उसने उसे काम से निकाल दिया। शिव प्रसाद, तू पिछले कई दिनों से काम पर नहीं आया। मुझे अपने खेतों का काम समय पर चाहिए। मैंने अब दूसरे मजदूर रख लिए हैं, तू कहीं और काम ढूंढ ले। मैंने तेरे लिए इंतजार किया, लेकिन अब नहीं कर सकता। तेरी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन मेरा भी धंधा है। ठीक है सेठ जी, लेकिन मेरी मजबूरी थी, माँ बीमार हैं। क्या थोड़ा समय और दे सकते हैं? मैं कल से रोज आऊँगा, डबल मेहनत करूँगा। नहीं शिव प्रसाद, अब बहुत देर हो चुकी है। तू अच्छा आदमी है, लेकिन मुझे नुकसान हो रहा है। शिव प्रसाद घर लौटा और ममता को सारी बात बताई। दोनों के सामने अब और बड़ी चुनौती थी, गंगाबाई के इलाज का खर्च, घर का खर्च और रघुवर का कर्ज। सुनो जी, अगर आप बुरा ना माने तो मैं एक बात कहूँ। हमारे घर के हालात ठीक नहीं है। माँ जी की दवाइयों में बहुत खर्च हो रहा है। क्यों न मैं भी कुछ काम कर लूँ? आखिर मैं दिन भर घर पर ही तो रहती हूँ। इससे रानी की पढ़ाई का खर्च भी निकल आएगा और हम थोड़ा सा आराम से जी सकेंगे। ठीक है ममता, लेकिन तू क्या काम करेगी? तुझे किस काम का अनुभव है? तू तो घरेलू कामों में ही माहिर है, बाहर काम करके थक मत जाना। मैंने गांव के कुछ घरों में झाड़ू पोछा करने की बात की है और शायद खाना बनाने का काम भी मिल जाए। इससे थोड़े पैसे आ जाएंगे और हम कर्ज उतारने की कोशिश कर सकेंगे। मैं मजबूत हूँ, थकूंगी नहीं, बस परिवार के लिए कुछ करना चाहती हूँ। ठीक है, तू कर ले। मैं भी कहीं और काम ढूंढ लूँगा, लेकिन तू ज्यादा थक मत जाना। शाम को घर लौटकर आराम करना। अगले दिन से ममता ने गांव के कुछ घरों में काम शुरू कर दिया और शिव प्रसाद को भी दूसरी जगह मजदूरी मिल गई। लेकिन उनकी कमाई इतनी नहीं थी कि वे रघुवर का कर्ज चुका सकें। कुछ दिन बाद रघुवर उनके घर आ धमका। अरे शिव प्रसाद, अब मेरा कर्ज वापस कर दे। बहुत समय दे चुका हूँ तुझे, ब्याज भी बढ़ रहा है और मैं और इंतजार नहीं कर सकता। तू जानता है मैं कितना दयालु हूँ, लेकिन अब बस।
जमींदार जी, आप तो जानते हैं कि मेरे घर के हालात ठीक नहीं हैं। माँ की दवाइयों में बहुत खर्च हो रहा है, जैसे तैसे घर चल रहा है। मुझे थोड़ा और समय दे दीजिए, मैं आपका कर्ज जरूर चुकाऊंगा। मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, बस थोड़ी मोहलत और दे दीजिए। समय तो मैंने तुझे बहुत दिया। अब सुन, तेरी पत्नी ममता गांव में झाड़ू पोछा करती है ना? उसे मेरे घर काम पर रखवा दे। वह मेरे घर की सफाई और खाना बनाने का काम करेगी। इससे तेरा कर्ज धीरे धीरे उतर जाएगा और ब्याज भी माफ कर दूंगा। ये तेरे लिए अच्छा मौका है, वरना मैं अपना पैसा वसूलने के और तरीके जानता हूँ। शिव प्रसाद को रघुवर की नीयत का अंदाजा नहीं था। वह ममता की मेहनत से कर्ज चुकाने का रास्ता देखकर सहमत हो गया। उसने शाम को ममता से यह बात कही। ममता, अगर हम रघुवर का कर्ज नहीं चुकाएंगे तो वह हमारा घर छीन लेगा। इससे बेहतर है कि तू कुछ समय उसके घर काम कर ले। हम जल्दी ही पैसे जोड़ लेंगे और कर्ज उतार देंगे। फिर तुझे वहाँ काम नहीं करना पड़ेगा। मैं भी ज्यादा मेहनत करूँगा और रानी की देखभाल करूँगा। मुझे रघुवर की नीयत पर शक है, लेकिन अगर मैंने सच बताया तो शिव प्रसाद मुझे वहाँ काम करने नहीं देंगे, और अगर कर्ज नहीं चुकाया तो हमारा घर खतरे में पड़ जाएगा। ठीक है, मैं कोशिश करूँगी, लेकिन सावधानी रखूंगी। ममता ने चुपचाप सहमति दे दी और अगले दिन से रघुवर के घर काम शुरू कर दिया। रघुवर की पत्नी शांति देवी ने ममता को देखते ही काम समझा दिया। ममता, तुम आज से हमारे घर में काम करोगी। साफ सफाई के साथ साथ खाना बनाना भी आता है ना? हमारे यहाँ बहाने नहीं चलेंगे। रोज समय पर आना और शाम को समय पर जाना। कोई गलती हुई तो काम से निकाल दूंगी। और हाँ, घर के हर कोने को चमकाना, कपड़े धोना और खाना वैसा बनाना जैसा मैं कहूँ। जी मालकिन, मैं सब कर लूंगी। मुझे बताइए क्या क्या काम है, मैं मेहनत से करूंगी। मैं सुबह से शाम तक रहूंगी, बस शाम को घर लौट जाऊंगी। ममता ने मेहनत से काम शुरू किया। वह सुबह जल्दी उठकर रघुवर के घर जाती, साफ सफाई करती और खाना बनाती। लेकिन रघुवर की नजरें हर समय ममता का पीछा करती थीं। वह मौका देखकर ममता से उल्टी सीधी बातें करता। ममता उसकी बातों को टाल देती, लेकिन शांति को ममता पर शक होने लगा। एक दिन शांति की सहेली राधा उसके घर आई। दोनों बातें कर रही थी। तभी ममता चाय और नाश्ता लेकर आई। शांति, ये तुम्हारी नई नौकरानी है, बड़ी सुंदर है। इतनी सुंदर नौकरानी रखकर तुझे डर नहीं लगता? पुरुषों की नजर का क्या भरोसा। तूने सोचा है कि तेरे पति की आंखें कहाँ कहाँ भटकती होंगी? मैंने तो कई कहानियाँ सुनी है ऐसी, जहाँ घर में ही कलह हो जाती है। क्या मतलब, तू क्या कहना चाहती है? इतनी सीधी बात मत कर, मुझे पहले से ही शक है। वो ममता की हर हरकत पर नजर रखती हूँ। लेकिन तू सही कह रही है, ज्यादा सावधानी बरतनी पड़ेगी। अरे कुछ नहीं, बस इतनी सुंदर लड़की को घर में रखते हुए थोड़ा ख्याल रखना। मैंने तो सुना है कि ऐसे में घर में कलह हो जाती है। तू अपनी आंखें खुली रख, नहीं तो बाद में पछताएगी। शांति को राधा की बातें चुभ गई। उसका शक और गहरा हो गया। उसने ममता पर और सख्ती करनी शुरू कर दी। एक दिन जब ममता रसोई में बर्तन धो रही थी, रघुवर वहाँ आया और ममता का हाथ पकड़कर बोला, ममता, तेरे हाथ तो बड़े खूबसूरत हैं। इनका असली काम बर्तन धोना नहीं, कुछ और होना चाहिए। तू इतनी मेहनत क्यों करती है? मेरे साथ रह, मैं तेरी सारी मुसीबतें दूर कर दूंगा। तेरे परिवार को भी मदद करूंगा। तुझे अच्छे कपड़े, अच्छा खाना दूंगा। तू राजरानी की तरह रहेगी। जमींदार जी, मेरा हाथ छोड़िए। मुझे सिर्फ अपना काम करने दीजिए। आप मुझसे ऐसी बातें करने के हकदार नहीं हैं। मैं शादीशुदा हूँ और मेरी इज्जत है। ऐसी बातें दोबारा मत करना, नहीं तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी और सबको बता दूंगी। तभी शांति रसोई में आ गई और ममता की ऊंची आवाज सुनकर गुस्सा हो गई। ममता, ये क्या बदतमीजी है? तू इतना जोर जोर से क्यों चिल्ला रही है? क्या हो रहा है यहाँ? बताओ सच्चाई, नहीं तो अभी निकाल दूंगी। मालकिन, जमींदार जी मुझसे गलत बात कर रहे थे। मैंने तो बस उन्हें रोका था। अरे शांति, मैं तो इसे सिर्फ चाय बनाने को कह रहा था।
लेकिन ये कह रही है कि पहले बर्तन धोएगी। बस इतनी सी बात है, तू फालतू में शक कर रही है। ये ममता खुद ही मुझे घूरती रहती है, मैंने कुछ नहीं किया। शांति को रघुवर की बात पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन वह चुप रही। उसने ममता को चेतावनी दी। ममता, मैं तेरी हरकतें देख रही हूँ, अपनी औकात में रह, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। और अगर फिर ऐसी कोई बात हुई तो घर से निकाल दूंगी। तू गरीब है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तू घर तोड़ने की कोशिश करे। ममता की आंखों में आंसू आ गए। वह चुपचाप काम करने लगी, लेकिन उसका मन दुखी था। वह जान चुकी थी कि रघुवर की नीयत खराब है और शांति को उस पर गलत शक हो रहा है। कुछ दिन बाद जब शांति बाजार गई थी, रघुवर ने फिर ममता को अकेले पकड़ लिया। ममता, अगर तू मेरी बात मान ले तो मैं तेरा सारा कर्ज माफ कर दूंगा। तेरे पति को अच्छा काम भी दिलवा दूंगा। तुझे ये झाड़ू पोछा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस मेरे पीछे वाले बंगले में काम खत्म करने के बाद आ जाया कर। मैं तुझे खुश रखूंगा, तेरे परिवार को भी मदद करूंगा। देख, मैं अमीर हूँ, तेरी जिंदगी बदल सकता हूँ। जमींदार जी, अपनी गंदी बातें बंद कीजिए। गरीब होना मेरी मजबूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी गलत बातें सुनूं। मैं यहाँ सिर्फ काम करने आती हूँ। अगर आपने दोबारा ऐसी बात की तो मैं सबको बता दूंगी। तभी शांति घर लौट आई और ममता की बातें सुन ली। मेरे पति और परिवार हैं, मैं उनकी इज्जत नहीं गिरने दूंगी। ममता, तू मेरे पति से क्या बातें कर रही है? क्या चल रहा है यहाँ? बताओ सच्चाई। मैंने तुम्हें मौका दिया था, लेकिन लगता है तुम्हारी नीयत खराब है। मालकिन, जमींदार जी मुझसे हमेशा गलत बातें करते हैं। मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ अपना काम कर रही हूँ। लेकिन वो बार बार मुझे तंग करते हैं। कृपया मेरी बात मानिए, मैं निर्दोष हूँ। रघुवर ने तुरंत बात पलट दी। शांति, ये ममता मुझे पैसे मांग रही थी, कह रही थी कि वह मेरे लिए कुछ भी कर सकती है, लेकिन मैंने इसे साफ मना कर दिया। ऐसी औरतों को मैं अच्छी तरह जानता हूँ। तू इसे घर से निकाल दे, ये हमारे घर के लिए खतरा है। शांति को गुस्सा आ गया। उसने ममता को घर से निकाल दिया। ममता, तू मेरे घर में काम करने लायक नहीं है। निकल जा यहाँ से और अपनी शक्ल दोबारा मत दिखाना। मैंने तुझे मौका दिया था, लेकिन तूने मेरी इज्जत पर धब्बा लगाया। गरीब होकर भी इतनी हिम्मत। मालकिन, मेरी बात तो सुनिए, मैंने कुछ गलत नहीं किया। जमींदार जी झूठ बोल रहे हैं। कृपया मुझे न्याय दीजिए। मुझे कुछ नहीं सुनना, अभी निकल जा। ममता रोते हुए घर की ओर चल दी। रास्ते में रघुवर फिर मिला और उसे धमकाने लगा। देखा ममता, मेरी बात न मानने का नतीजा। अगर तू अब भी नहीं मानी तो मैं तेरा घर छीन लूंगा। तू और तेरा पति सड़कों पर आ जाएंगे। मैं गांव का जमींदार हूँ, कोई मुझसे नहीं जीत सकता। तेरी तरह की कई आई और गईं। जमींदार जी, आप ठीक कहते हैं। गरीबों को अमीरों की बात माननी ही पड़ती है। ठीक है, मैं आपके पीछे वाले बंगले में कल दोपहर को आ जाऊंगी, लेकिन मुझे पहले कुछ बातें पूछनी है ताकि मैं समझ सकूं। रघुवर खुशी से फूला न समाया और वहाँ से चला गया। ममता घर लौटी और उसने रात भर सोचा। उसे रघुवर की गलत हरकतों को सबके सामने लाना था। उसने एक योजना बनाई। अगले दिन ममता ने शांति को गुप्त रूप से सब कुछ बताया। शांति को पहले यकीन नहीं हुआ, लेकिन ममता की सच्चाई देखकर वह उसकी बात मान गई। दोनों ने मिलकर पुलिस को बुलाया और एक योजना बनाई। ममता रघुवर के पीछे वाले बंगले में गई, जहां वह उसका इंतजार कर रहा था। जमींदार जी, आपने मुझे बुलाया था ना? लेकिन पहले मुझे बताइए, मुझसे पहले आपने कितनी गरीब लड़कियों की मजबूरी का फायदा उठाया है? किन किन के साथ आपने ऐसा किया? नाम बताइए ताकि मैं जान सकूं कि आप कितने अनुभवी हैं। अरे बहुत सारी। और ये बताइए, आप गांव वालों की जमीन कैसे छीनते हैं? कानूनी तरीके से या गैर कानूनी? किस तरह से दस्तावेज बनवाते हैं? क्या वकीलों को रिश्वत देते हैं? कानूनी तरीके से कौन करता है, सब गैर कानूनी होता है। मैं फर्जी कागज बनवाता हूँ, वकीलों को रिश्वत देता हूँ और गांव वालों को डराकर हस्ताक्षर करवा लेता हूँ। कई बार तो पुलिस को भी पैसे देकर काम करवाता हूँ। जब बातें पूरी हो गई,
ममता ने जोर से आवाज दी। मालकिन, अब आप अंदर आ सकती हैं। इसकी सच्चाई सबके सामने आ गई है। शांति और पुलिस बाहर ही खड़े थे। शांति के साथ पुलिस वाले अंदर आए। उन्होंने रघुवर की सारी बातें रिकॉर्ड कर ली थी। शांति गुस्से से कांप रही थी। इंस्पेक्टर साहब, इसे गिरफ्तार कर लीजिए। इसे ऐसी सजा दीजिए कि फिर कभी किसी औरत के साथ धोखा न कर सके। इसने न सिर्फ ममता को बल्कि पूरे गांव को लूटा है। मैं खुद गवाही दूंगी। इसकी हर हरकत का हिसाब लूंगी। मालकिन, इसकी सजा इससे भी बड़ी होनी चाहिए। इसने कई जिंदगियां बर्बाद की हैं। पुलिस जी, सबूत तो आपके पास है। अब न्याय कीजिए। गांव की औरतों को इससे मुक्ति मिले। पुलिस ने रघुवर को हिरासत में ले लिया। गांव वालों को जब यह बात पता चली तो वे ममता की हिम्मत की तारीफ करने लगे। शिव प्रसाद, गंगाबाई और रानी भी ममता पर गर्व महसूस कर रहे थे। गांव में फिर से शांति लौट आई और ममता की साहसी कहानी हर घर में सुनाई जाने लगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करें।